Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन, क्लास 11 फिजिक्स की लेक्चर 11 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो क्लास 9 में भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था, कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास चेंज नहीं हुआ और कॉन्सेप्ट्स वही हैं। क्लास 11 के अकॉर्डिंग इस नोट्स को बनाया गया और चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें पता है 3 लॉज हैं न्यूटन के, बड़े फेमस थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ न्यूटन का, सेकंड लॉ, फिर है हमारे पास थर्ड लॉ। तो न्यूटन के लॉज को पढ़ने से पहले जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने था, ये लॉज कैसे जो है हमारे पास आए, इसके अलावा किस बुक में ये आए थे, किस जगह पे इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं और किस जगह पर ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज वॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ये जो न्यूटन लॉज है जिसको आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो ये हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और ये जो लॉज उन्होंने हमें दिए थे ये एम्पिरिकल लॉज थे, ठीक है। एम्पिरिकल मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिनको जो सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करके जो है वो डिराइव किया था। सो दीज लॉज एम्पिरिकल, ये लॉज क्या थे, एम्पिरिकल थे। इट मीन्स डैट कि ये जो लॉज है डिड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिराइव किए गए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर आइजैक न्यूटन गिव द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ इन द बुक प्रिंसिपिया। सबसे पहले जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट था ये सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूटन के जो लॉ है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, इनकी एप्लीकेशन कहाँ मतलब कहाँ इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। सो न्यूटन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर विद द स्पीड ऑफ लाइट, c इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो न्यूटन के जो लॉज है उस जगह पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते, उन ऑब्जेक्ट्स पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होते जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की जितनी हो, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो, ठीक है। सो इन जगहों पर इन ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ फिर आप जो है वो न्यूटन के लॉज वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। फिर वहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो या फिर इतनी ही हो, ठीक है। सो अब ये कहाँ मतलब हर जगह पर तो हमारी डेली लाइफ में जो है हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारी कोई ऐसी मोशन नहीं है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ऑफ लाइट की जितनी हो या उससे कम हो, तो ऐसा तो कुछ सिचुएशन नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो जगह बिल्कुल है जहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है, एटम से निकलने वाली रेडिएशंस, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम कहते हैं, सो फिर ये कौन सा केस है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सब एटॉमिक particles, then in such case we apply या फिर use relativistic mechanics। the relativistic mechanics applied at a very high speed। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं ये हमारे पास डेली लाइफ में तो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम है। लेकिन क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, हमारे पास उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है, ठीक है, वो बहुत हाई स्पीड रखते हैं। इसी वजह से जो है वहाँ पर हम न्यूटन के इन लॉस को अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर आ जाती है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जैसे कि हमने क्लास 9 में जब ब्रांचेस पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था कि रिलेटिविस्टिक मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, तो फिर इस जगह में हम रिलेटिविस्टिक का यूज़ करते हैं। और ये बात याद रहे कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स था इस डेवलप बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने नहीं दिया था। इस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को फिर बाद में जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया था। सो इट्स ऑल अबाउट द बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड देन वी डिस्कस द न्यूटन सेकेंड एंड फर्दर न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। सो सेकेंड पेज पर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, तो अब हम आ गए हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ये प्रेजेंट किया था इंग्लिश फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने। सो ये लाइन है, दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय एन इंग्लिश फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन। और ये जो बेसिकली फर्स्ट लॉ है ना, ये हमें पता है क्या बता रहा होता है, ये हमें बॉडीज़ का, वो बॉडीज़ जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन में हो, उनका बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर जब तक एक फोर्स नहीं अप्लाई हुई, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई, तो वो कैसा बिहेवियर शो करती है। और वो बॉडी जो कि स्टेट ऑफ मोशन में है और उसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई, ठीक है, तो उसका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ बॉडीज़, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडीज़ का बिहेवियर कैसा है, वही हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहा होता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का इंट्रो देखने के बाद हम अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। और स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to a change by an external net resultant force। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगी, ठीक है, तब तक जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए और वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज ना कर दे, ठीक है। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पर एक बॉडी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन, या हमेशा एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर, एक डेफिनेशन को यहीं स्टॉप करते हैं और यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी थी, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है तो बताना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म मोशन को हम आल्सो नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, ये मोशन की वो टाइप है कि जिसके अंदर बॉडी एक सेम स्पीड के साथ और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। आइदर इट इज़ मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज़ मूविंग अलोंग द वाई और द जी एक्सिस, ठीक है। तो जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा एक, ठीक है, तब तक जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही हो ना, तो तब भी जो उसकी हमारे पास वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है और उसके ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, सो एक्सीलरेशन ज़ीरो और नेट फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स, अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ही एक्ट नहीं करी, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करी, इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। जब जाहिर एक फोर्स एक्ट नहीं करी तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, इट मीन्स इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, इसका मतलब कि वो तो रेस्ट पर है। इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, ठीक है। इफ़ इट इज़ मूविंग, और अगर वो मोशन भी करती है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, वो क्यों रेस्ट में है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगी। जब उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगी, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और अगर वो बॉडी मूव करती है तो फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन अभी आपको बताया, एक्सेलरेशन ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगी या फिर आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि भाई नेट फोर्स क्या होगी, दोनों सिचुएशन में ज़ीरो, रेस्ट पर है तो भी ज़ीरो और अगर एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो भी ज़ीरो। उसकी वेलोसिटी भी नेट फोर्स ज़ीरो, सो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं, उसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा। हम सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करें, हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, तो कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं, इट मीन ज़ीरो। एक्सीलरेशन भी जब वेलोसिटी ज़ीरो है, चेंज वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन भी ज़ीरो है, ठीक है। सो ये था हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इसकी डेफिनेशन वंस अगेन बता देती हूँ कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन, अपनी जो बॉडी की, अपनी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखेगा अनलेस और अनटिल, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेगी कि उसकी मोशन को जो है, जो वो उसको मोशन में ले आए, उसकी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए, ठीक है। अब क्योंकि दो पार्ट्स थे कि भाई एक स्टेट ऑफ रेस्ट है और दूसरा कि वो अपने यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो है कंटिन्यू करेगा, लेकिन बोथ सिचुएशन में द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बुक जो कि एक टेबल के ऊपर पड़ी है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अगर एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर और वो रेस्ट में ही है, ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, आपने उसको उठाया नहीं है, रखा नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके गए, तो वो तो रेस्ट में हुई। जब रेस्ट में हुई तो इसका मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने देखा जो हम जो बॉल हिटेड बाय अ बैट्समैन, जो बैट्समैन बॉल को हिट करते हैं तो वो जो बॉल होती है वो भी बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्राउंड में मूव कर रही होती है, ठीक है। इतनी आराम से वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो बॉल मूव करती है। अगर आपको पता है अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो वो बॉल हमेशा मूव ही करती रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल हिटेड बाय अ बैट्समैन विल मूव फॉर एवर। वो हम जो बैट्समैन बॉल को हिट करता है वो हमेशा मूव ही करता रहे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये याद रखें, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द नेट फोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। तो क्या होगा कि वो भी मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अगर फ्रिक्शन ना हो और साथ एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ये भी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, चेयर लाइंग इन अ रूम विल रिमेन स्टेशनरी अनलेस समवन मूव्स इट बाय अप्लाइंग अ नेट फोर्स। तो कहते हैं इसी तरीके से जो बुक की एग्जांपल थी सेम एक चेयर की ले ली कि एक चेयर जो है रूम में पड़ी हुई है और वो हमेशा स्टेशनरी ही रहेगी, मतलब रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी अनलेस जब तक कि कोई आकर उसको मूव ना करे, और मूव करने के लिए उसे एक नेट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब नेट फोर्स ही अप्लाई नहीं हुई तो बॉडी कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसकी एग्जांपल्स और स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं कि भाई इसमें एक बहुत कॉमन सा जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे लिखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन क्या है कि बॉडी की ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर एबिलिटी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोके, या कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए उसको रेजिस्ट करे, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जब कभी भी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एक्सेलरेशन, जो कि रेजिस्ट करे एक्सेलरेशन को, ठीक है। कोई मोशन नहीं चाहता, ठीक है। अगर कोई मोशन हो रही है तो उसको रेस्ट में उसने नहीं लाना। इनर्शिया का क्या काम है, रेजिस्ट करेगा, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में नहीं छोड़ेगा और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में नहीं लाएगा लेकिन आराम से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी, ये बॉडी की जो है एक नेचुरल ऑब्जेक्ट, एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की कि टू रिमेन एट रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और इन मोशन तो फिर उसको मोशन में रखेगा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो इनर्शिया बेसिकली क्या है ये तो मैंने बता दिया, जो कि रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। आपकी अगर रेस्ट वाली पोजीशन है तो रेस्ट में, फॉर एग्जांपल आपने एक जो है वो अलमारी को आपने मूव करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपने उसको मूव करवाना है तो आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेजिस्ट करेगी। क्या करेगी, रेजिस्ट कैसे करेगी कि आप उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट की पोजीशन में है ना, तो इनर्शिया क्या है, वहाँ भी एक्टिव हो जाता है। वहाँ इनर्शिया ऐसे एक्टिव होता है कि आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं इतनी फोर्स है तो ये अलमारी हिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फोर्स को थोड़ा डबल कर देते हैं, तब जाकर वो रेस्ट की पोजीशन से हटती है और थोड़ा मोशन में आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई बॉडी मूव करिए, एक बॉल की एग्जांपल ले लें, एक बॉल है, ठीक है, वो उसको आपने कैच करना है तो वो एक हाई स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और वो क्या करना है आपने, वो मोशन में है तो इनर्शिया क्या करेगा, वो बॉल को कोशिश करेगा, इनर्शिया उसमें कि बॉल जो है वो ना रुके, लेकिन आपने क्या करना है, उसको रोकना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, एक हाई, जब आप उसको आपके हाथ में बॉल आता है ना तो वो आप एक फील कर रहे होते, एक रेजिस्टेंस आप थोड़ी सी फील कर रहे होते हो। तो बेसिकली हर चीज़ जो रेस्ट में हो उसको ये
मोशन में नहीं लाना चाहता, और अगर कोई मोशन में हो तो उसको डायरेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं लाता, उसको आपने थोड़ी रेजिस्टेंस आपने उस ऑब्जेक्ट में जो है वो फील करनी होती है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही होगा, जब फॉर एग्जांपल अगर आप हवा चल रही होती है, ठीक है, और आप भाग रहे होते हैं तो आपको फील आ रही होती है कि हवा आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो आपको रेजिस्ट करे, आप आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं और रेजिस्टेंस आपको पीछे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस कैन इट दैट पर्टिकुलर पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी आपको पता चल गया होगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उसमें इनर्शिया उतना ही होगा। अगर अलमारी का वज़न ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि उसको रेस्ट से आप क्या करें, मोशन में लेकर आए, ठीक है। सो इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी को मेजर करता है। अब आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर है कि क्योंकि इनर्शिया हमारे पास मास को मेजर कर रहा होता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा एक बॉडी का, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगी। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज़ द इनर्शिया, जितना मास होगा उतनी ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। ग्रेटर और जितना ज़्यादा मास होगा तो उतनी ज़्यादा आपको नेट फोर्स रिक्वायर्ड होगी किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से जो है वो एक greater net force is required to change the velocity of object with large mass। ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा नेट फोर्स रिक्वायर्ड है उस ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसकी एग्जांपल, स्टेटमेंट, इंट्रो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब डिस्कस हो गया। अब न्यूटन के सेकंड लॉ पर आते हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है बेसिकली, ये भी सर आइजैक न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अच्छा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये उस सिचुएशन के साथ डील कर रहा होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है, ठीक है। हमने तो फर्स्ट सिचुएशन में यही पढ़ा है ना कि नेट फोर्स जो है वो दोनों सिचुएशन में, चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे बॉडी रेस्ट में हो, ज़ीरो ही होगा। अब यहाँ पर जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये डील कर रहा है किस सिचुएशन के साथ, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है, रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है ये हमें मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रहा होता है। तो यहाँ लिखा है इनफैक्ट इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो साथ ही साथ न्यूटन का सेकंड लॉ बॉडी के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स और फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप को बता रहा होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ कम टू द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बड़े मज़े की है, स्टेटमेंट में दो बातें हैं और उन दोनों को पढ़ लेते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ज़ाहिर है एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन का तो आपको पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जब बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई होगी, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की, नेट फोर्स अप्लाई करने से उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, यस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, भाई ये पेन पड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। यहाँ तक तो बात हो गई। अब कह रहे हैं ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। अब पहले तो पॉइंट यहाँ से आप देखें ज़रा, यहाँ से आपका है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ठीक है। ये जो आप जितना ज़्यादा बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हाँ, लेकिन अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो फिर वो जो आप एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। अगर आपकी देखें, अगर फोर्स है, मैथमेटिकली मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन क्या है कि जब एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सेलरेशन क्या होगा, जितना ज़्यादा बॉडी जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हाँ, अगर मास ज़्यादा होगा तो फिर आपकी फोर्स भी फोर्स जो है वो इन्वर्सली एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑल्सो, ठीक है। तो इसको ज़रा मैथमेटिकली देख लेते हैं।
थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको और क्लियर कर देती हूँ, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज़्यादा आपके पास फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मास कम है, ठीक है। ज़ाहिर है लाइटर बॉडी को जो है वो मूव करवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी हैविंग ग्रेटर मास, ठीक है। तो अब ज़रा इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा देखिए। और एक्सेलरेशन क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, यानी कि बॉडी उतना ज़्यादा कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग 1 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को कंबाइन करें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m, ठीक है। वो 1 जब F से मल्टीप्लाई होगा तो F/m बन जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट इज K, सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से देखें वेयर, अब K क्या है? वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और SI यूनिट में K की वैल्यू क्या है? 1, तो K की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में 1 पुट करें। पुट K इक्वल टू 1 इक्वेशन 3, तो K की वैल्यू 1, तो यहाँ से A इज इक्वल टू F/m आ जाएंगे, ठीक है। ये F1 क्या बन जाएगा? F, तो F/m। एंड इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, F की वैल्यू निकालें तो F इज़ इक्वल टू ma। सो ये इक्वेशन ये बता रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की होगी। द अबव इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द नेट फोर्स। अब देख लेते हैं इसके कंक्लूजन, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल फॉर्म थी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो हमें 3 चीज़ें बता रही होती है। क्या? कि जब आप एक नेट फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हो, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सीलरेशन। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आप नेट फोर्स को डबल करोगे तो इसका मतलब, मैंने ये कहा था ना, जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स डबल अप्लाई करोगे तो डबल एक्सीलरेशन भी तो प्रोड्यूस होगा ना। पॉइंट नंबर 3 विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि रिलेशन हमें शो कर है विद द सेम नेट फोर्स। मतलब सेम का मतलब कांस्टेंट, अगर एक जैसी कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर, द एक्सेलरेशन A बिकम्स हाफ। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा व्हेन मास m बिकम्स डबल, क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन था। तो जब आपके पास कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगी तो आपका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा और आपका मास की जो क्वांटिटी है वो डबल होगी। मास की क्वांटिटी डबल है, मास कब डबल होगा? जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? हाफ होगा। when the net force is constant or same. Now come to the Newton third law of motion, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये तो बहुत स्टूडेंट्स को इसकी जो है वो डेफिनेशन याद भी रहती है। तो जो फोर्स की जो नेचर है ये हमेशा अक्कर होते हैं पेयर में, ठीक है। और ये फोर्सेस जब भी अक्कर होती हैं, नेचुरली ये नेचर है, ठीक है, फोर्सेस की, कि वो हमेशा पेयर्स में अक्कर होते हैं। तो फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अक्कर इन पेयर, और 2 फोर्सेस का पेयर होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो फोर्सेस इन नेचर ऑल्सो अक्कर इन पेयर्स विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट जो फोर्सेस होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन हैज़ एक्सप्रेस एक्शन एंड रिएक्शन इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सर आइजैक न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दिया था, जिनका ये कहना था स्टेटमेंट में कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो सेकंड बॉडी होगी वो भी जो वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, जब एक बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट ऑन द डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सेम मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स यानी एज अ रिएक्शन फर्स्ट बॉडी पर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें क्या है। FAB, फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ए ने किस पे अप्लाई की? फोर्स ऑब्जेक्ट बी पे अप्लाई की, तो एज अ रिजल्ट
फोर्स अप्लाई किसने की है, ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए पर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हेयर द नेगेटिव साइन शोज डैट एफ बी ए, सेकेंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई की, सेकेंड ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई की है इन द ऑपोजिट फोर्स इज़ ऑपोजिट टू फोर्स एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी ने जो फोर्स अप्लाई की थी उसके ऑपोजिट में एफ बी ए ने एफ ए बी पर फोर्स अप्लाई की। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एफ ए ने बी पर फोर्स, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट की, तो एज अ रिजल्ट सेकेंड बॉडी विच इज़ बी ने ए पर भी फोर्स अप्लाई की लेकिन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फुटबॉल, ठीक है, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, when a football is kicked, the foot exerts the force on the football as a reaction that the football and equal and opposite force on the football। ये क्या कह रहे हैं, when a football is kicked, जब हम क्या करते हैं, फुटबॉल को किक्ड कर रहे होते हैं, the force exerts, ठीक है, exerts the force on the football, हम क्या करते हैं, जब बॉल को किक्ड करते हैं तो हम भी तो बॉल पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो एज अ रिएक्शन ये हमारा एक्शन था और एज अ रिएक्शन बॉल क्या करता है, एज अ रिएक्शन टू डैट फुटबॉल एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फुट। जैसे ही आप फुटबॉल को किक करते हैं ना आगे की तरफ, तो ये आपने जो है फुटबॉल पे, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल है और आपने क्या किया, अपने फुट से जो है इसको किक किया। ठीक है, तो जब आपने किक किया तो आपने क्या किया, इस फुटबॉल के ऊपर अपना एक्शन बताया। ठीक है, और एज अ रिएक्शन आपका, जब आप इसको किक करते हैं तो आप देखते हैं ना आपके पाँव को झटका सा लगता है। ठीक है, आप पीछे की तरफ आते हैं, आपका पाँव पीछे की तरफ आता है, तो ये बॉल, ये आपके फुट ने क्या दिया, आपको रिएक्शन दिया इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट थी। तो व्हेन अ फुटबॉल इज किक, जब फुटबॉल को आप किक करते हो, द फोर्स एक्सर्ट द फुट एक्सर्ट्स द फोर्स, एक फुट जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है किस पे, फुटबॉल पे, और फिर रिएक्शन में क्या करता है, जब फुटबॉल एंड द फुटबॉल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फुट। ठीक है, तो फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास वो जो हमारे पास आपका जो फुट है वो फुटबॉल के साथ हिट होकर पीछे की तरफ आता है, तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ द फुटबॉल्स ऑन आवर फीट। ठीक है, ऑन आवर फुट। तो यहाँ पर भी हमें एक्शन और रिएक्शन की बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है। इसके अलावा रॉकेट मूव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कहते हैं जो रॉकेट है ये एक्शन जिस प्रिंसिपल पे मूव करता है वो हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन है। तो जब भी हमारे पास जो रॉकेट का जो फ्यूल होता है, जो मतलब जब वो जलता है, बर्न करता है, तो वो फ्यूल जब बर्न करता है तो वो हॉट जो गर्म गैसेस होती हैं उसको स्केप करता है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स टेल। आपने देखा है ना जो रॉकेट होता है, आपने बुक्स में पिक्चर्स भी देखी होंगी या कार्टून्स वगैरह में भी आपने देखे होंगे, तो वो रॉकेट आगे की तरफ जा रहा होता है और उसके पीछे से गैसेस निकल रही होती हैं, एज अ वो बर्न कर रही होती हैं। ठीक है, जल रही होती हैं, तो वो फ्यूल जो उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो जब वो जलता है तो वो क्या होता है, हॉट गैसेस निकलती हैं और पीछे से थोड़ा हमें वो फील हम देख सकते हैं उनको। ठीक है, वो जल रहे होता है। अच्छा, तो स्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल, तो वो क्या करता है, अपनी टेल से, पीछे वाली साइड को उन्होंने टेल का है। ठीक है, तो फ्रॉम द टेल ऑफ द रॉकेट वो क्या कर रहा होता है, स्केप कर रहा होता है उन गैसेस को। द रिएक्शन of these gases on the rocket causes it to move opposite of these rushing out of its tail। तो एज अ रिजल्ट क्या करता है, ये तो हो गया एक्शन। तो रिएक्शन में क्या कर रहा है, रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहा है और जो उसकी गैसेस हैं वो पीछे की तरफ से निकलनी है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन इन द डेली लाइफ। ठीक है, जैसे फुटबॉल की थी वैसे ही हमारे पास किसकी हो गई, रॉकेट की भी हो गई। ठीक है, तो रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है, वो उसका एक्शन रिएक्शन हो गया, और एक्शन में क्या होता है, वो हार्ड गैसेस बर्न करता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने न्यूटन के लॉस को स्टडी किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होगा एग्जाम्पल पर। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलकर टिल देन अल्लाह हाफिज़।